आज हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कुलयन, यानी कि इफेक्टिव कुलयन के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसकी थोड़ी से थोड़ी मिकदार को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यानी कि इसकी मैं आगे एक्सप्लेनेशन करूँगा कि क्या ये चीज़ है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई और स्मॉल ए से। कैपिटल ई का मतलब क्या है? एनर्जी। स्मॉल ए का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका यूनिट क्या होता है? किलो जॉल पर मोल। इसी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाओ। एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हमें होनी चाहिए जोन से रिएक्टेंट को हमें मिलाना है ना, वो दो रिएक्टेंट हमें पता होनी चाहिए। यानी कि हमने ए रिएक्टेंट को और ये बी रिएक्टेंट है ना, इन दोनों को मिलाना है हमने। ए रिएक्टेंट को और बी रिएक्टेंट को, इन दोनों को मिलाना है। मिला लिया जी, ये लो ए रिएक्टेंट है। यहाँ पर जो उनसे ओल्ड बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। ये लो जी, ओल्ड बॉन्ड जो उनसे हैं वो ब्रेक हो गए हैं, और जो उनसे न्यू बॉन्ड होंगे वो फॉर्म होंगे, वो ए और बी के दरमियान फॉर्म होंगे ऐसे। और आखिरकार यहाँ पर बन जाएगा प्रोडक्ट जिसमें ए बॉन्ड बी और फिर ए बॉन्ड बी बनेगा। इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसे दरमियान में आ रही है ना, ये जो सी चीज़ है ये रिएक्शन के बिल्कुल दरमियान में आ रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे इंटरमीडिएट सब्सटेंस। ठीक है ना। और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है इस तरीके से, और तो कुछ नहीं है। अब हम इसको ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलती है, ये हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलती है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो ही हाइड्रोजन के एटम है, दो ही क्लोरीन के एटम है, तो यहाँ पर मैं दो लगा देता हूँ। जब एक हाइड्रोजन एटम दो से मल्टीप्लाई होगा दो हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, जब एक क्लोरीन एटम दो से मल्टीप्लाई होगा दो क्लोरीन एटम आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह यहाँ पर मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ, तो अब जो सी प्रोडक्ट बनेगी वो 2HBr बनेगी। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ ये क्या है? ये A2 है। इसको मैं क्या देता हूँ? ये क्या है? ये A2 है। और इसको मैं कह देता हूँ ये क्या है? ये B2 है। ये देखें, ये A2 है, ये B2 है। इसको आप A2 कह लो, इसको आप कह लो B2, कुछ भी कह सकते हो। अब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ तो जो चीज़ बनेगी वो बनेगी 2AB बनेगी। यानी कि ए रिएक्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट में जो सा ए के एटम्स होंगे वो भी दो होंगे, प्रोडक्ट में जो से बी के एटम्स होंगे वो भी दो होंगे, हैं ना दो। ये देखिए, प्रोडक्ट में ए के भी एटम्स दो हैं और बी के भी एटम्स दो हैं। फ़र्क ये है कि अब यहाँ पर ये जिनसे ओल्ड बॉन्ड्स थे ना, ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड बी, ये ब्रेक होने के बाद ये क्या हो गए हैं? ये ब्रेक हो गए हैं इस तरीके से। ब्रेक होने के बाद ए बी ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। इस ए बी ने बॉन्ड बनाया तो ए बी बन गया, इस ए बी ने बॉन्ड बनाया तो फिर ए बी बन गया, यानी कि दो ए बी बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं दो लगा देता हूँ।
और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हम उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। सपोज वी हैव 2 रिएक्टेंट्स, हमारे पास, अब ये सारी की सारी कहानी को मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखूँगा। सपोज वी हैव 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स हमारे पास A2 एंड B2, A2 है और B2 है, ठीक है ना। द बॉन्ड बिटवीन A2 एंड B2, ठीक है ना, A2 और B2 के दरमियान जो सा बॉन्ड है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A बॉन्ड A और B बॉन्ड B, यानी कि A2 और B2 के दरमियान जो सा बॉन्ड है वो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A बॉन्ड A और B बॉन्ड A, B बॉन्ड B। और इसी तरीके से आगे, व्हेन दीज 2 रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर, जब ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, इफ़ द कोलिजन इज़ इफेक्टिव देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब कोलिजन होगी इफेक्टिव, यानी कि जब कोलिजन क्या होगी, इफेक्टिव होगी, तो फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, यानी कि तभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जब कोलिजन क्या होगी, इफेक्टिव होगी, तभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ये वाला। अब इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, ये मैं आगे समझाऊंगा। अब उसके बाद इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ओल्ड बॉन्ड्स जाहिर सी बात है ब्रेक हो रहे हैं, और न्यू बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। और न्यू बॉन्ड्स किसके दरमियान फॉर्म हो रहे हैं, A B के दरमियान। और ओल्ड बॉन्ड्स किसके दरमियान ब्रेक हो रहे हैं, A2 और B2 के दरमियान। वही वाली सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड बिटवीन A एंड B इज फॉर्म्ड इफ दिस सिस्टम हैज़ मोर एनर्जी। अगर इस सिस्टम के पास बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी है, देन फिर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इफ़ दिस सिस्टम हैज़ मोर एनर्जी, जब इस सिस्टम के पास थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, देन फिर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, देन प्रोडक्ट। जब इस सिस्टम के पास बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्टिवेशन एनर्जी होगी तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी होगी तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब ये इस लाइन का मतलब थोड़ा सा समझ लो, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ये क्यों ज़रूरी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है, देखें, जब ज़ाहिरी सी बात है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इसमें हैं और 8 इसमें हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 हैं और 8 इसमें हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे ना, जब ये क्या करेंगे, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस तरह से ये रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी कि ये A है फॉर एग्जांपल, ये B है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये जो उनसे बाहरी शेल में जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर रिपल्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये 2 एटम्स जो उनसे हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये रिपल्शन प्रोड्यूस होगी तो समझ लेना हमारा जो सा ये बॉन्ड है ना, जो हम बनाना चाहते हैं A बॉन्ड B, ये भी नहीं बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी एनर्जी अपनी तरफ से देते हैं, हम मिनिमम अमाउंट ऑफ हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ये जो उनसे 2 रिएक्टेंट्स हैं ये एक दूसरे के करीब आकर ये प्रोडक्ट बना दें। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको एनर्जी देते हैं, इस एटम को, और यहाँ से इस दूसरे वाले एटम को एनर्जी देते हैं, ताकि उनसे रिपल्शन की पावर है वो अट्रैक्शन की पावर में तब्दील हो सके। जैसे ही हम इस एटम को यहाँ से एनर्जी देते हैं B एटम को, और A एटम को हम यहाँ से एनर्जी देते हैं, तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफ़ेक्टिव कुलयन। इफ़ेक्टिव कुलयन का मतलब क्या है कि कुलयन करवाने के लिए दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कुलयन करवाने के लिए बॉन्ड बना, जाहिर सी बात है कि दो डिफरेंट एटम जब जैसे ही कोलाइड होंगे तो तभी ये बॉन्ड प्रोड्यूस होगा ना, अदरवाइज़ नहीं होगा। फॉर इफ़ेक्टिव कुलयन, जैसे ही कुलयन प्रोड्यूस हुई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ए बॉन्ड भी बन गया, इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बस और क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफ़ेक्टिव कुलयन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दो थोड़ी सी एनर्जी की थोड़ी सी मिकदार विच इज़ रिक्वायर्ड, जो जिसकी ज़रूरत होती है फॉर इफ़ेक्टिव कुलयन। इफ़ेक्टिव कुलयन के लिए, इफ़ेक्टिव कुलयन के लिए एनर्जी की थोड़ी मिकदार जो आपको रिएक्टेंट को देनी पड़ती है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। ये सारी की सारी मैंने कहानी सुना दी है, ठीक है ना। अब हम कंडीशन की बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। कंडीशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। पहली कंडीशन है जी द सिस्टम शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी, कि सिस्टम की खुद की एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो तभी हो सकता है कुछ, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। कि सिस्टम के अंदर अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रहे ना, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि आप रिएक्टेंट को प्रोवाइड नहीं कर रहे टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो ये जो सी प्रोडक्ट है वो भी नहीं फॉर्म होगी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी देना, यानी कि ए एक्टिवेशन एनर्जी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो तभी आपका ये जो सी प्रोडक्ट है फॉर्म होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। वही वाली बात लिखी है, द सिस्टम शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी। सिस्टम के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी लाजमन होनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं हो सकेगी उस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। अब क्यों देनी पड़ती है एक्टिवेशन एनर्जी, वो मैंने वजह बता दी है। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए दो प्रोडक्ट्स के दरमियान, यानी कि दो रिएक्टेंट के दरमियान प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, ये ढक्कन यहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये ढक्कन यहाँ से आ रहा है इस साइड से, और ये मार्कल इस साइड से आ रहा है। मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ इस तरीके से, लेकिन अब ये ढक्कन जो सा है ये ऐसे जा रहा है और मेरा मार्कल जो सा है ये ऐसे जा रहा है। क्या ये एक दूसरे से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये ढक्कन जो सा है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, और मेरा पेन जो सा है वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से टच हो रहा है इसके साथ। क्या जोन सी मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता था, क्या वो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है? नहीं हुई, ठीक है ना। अब हम उसके बाद ये ढक्कन यहाँ से आ रहा है, ये ढक्कन जो सा है ये ऐसे आ रहा है ऐसे, और मेरा जो सा मार्कल है वो इस तरह से आ रहा है। अब ये जो सी इस तरह से आ रहा है और ये यहाँ पर जो सी हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, दो रिएक्टेंट जो से हैं इस तरह से मिले हैं, जो सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है वो ये वाली हुई है। लेकिन मुझे कौन सी चाहिए थी प्रोडक्ट? मुझे ये वाली चाहिए थी। मुझे कौन सी चाहिए थी? जिसमें इस तरह से ये ढक्कन जो सा है ये इस मार्कल के ऊपर लग सके इस तरीके से। लेकिन इस वाली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये वाली जो सी प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस नहीं हो सकी। अब क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकी? क्योंकि ये मार्कल बिल्कुल, ये जो सा ढक्कन है ये बिल्कुल मार्कल की बिल्कुल सीध में आए, तभी ऐसी वाली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। यानी कि दो रिएक्टेंट्स की डायरेक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। दो रिएक्टेंट की जो सी डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सी आपको प्रोडक्ट चाहिए वही वाली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है ना। प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए रिएक्टेंट की प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। जो उनसे दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं ना प्रोडक्ट बनाने के लिए,
उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी आपको जो सी प्रोडक्ट चाहिए वो बन पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकेगा। तीसरी है जी इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन तभी दो रिएक्टेंट्स के दरमियान प्रोड्यूस हो सकेगी जब ऊपर वाली दोनों के दोनों कंडीशंस को आप ओबे करोगे। ठीक है ना, समझ आ गई? अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।